घटना चक्र चैप्टर 4 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। आज भी भारतीय कृषि भारत के सकल रोजगार का आधा, समग्र राष्ट्रीय आय में लगभग 1/6 भाग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगभग 18% का योगदान करती है। यह देश की अधिकांश जनसंख्या की आश्रय स्थलीय है। भारतीय कृषि की विशेषता। भारतीय कृषि अभी भी काफ़ी पिछड़ी अवस्था में है। आज भी किसान अवैज्ञानिक विधि से कृषि कर रहे हैं। भारत में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता यानी उत्पादन प्रति हेक्टेयर काफ़ी कम है। भारत में कृषि में बड़ी मात्रा में परक्षण बेरोजगारी यानी छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, जो किसानों में गरीबी के प्रमुख कारणों में से एक है। आज भी भारतीय कृषि में अनिश्चितता व्याप्त है, जिस कारण मौसम अच्छा होने पर फसल अच्छी होती है, जबकि मौसम के प्रतिकूल होने पर फसल भी खराब हो जाती है। छोटी जोतें भी भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। सकल जोतों का 68.45% सीमांत जोत से कम है, यानी एक हेक्टेयर से कम है। सीमांत जोत 0 से 1 हेक्टेयर बीच के भूमि को सीमांत जोत कहा जाता है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर की भूमि को लघु जोत कहा जाता है। मध्यम जोत 2 से 10 हेक्टेयर के बीच के भूमि को मध्यम जोत कहा जाता है। बृहद यानी बड़ा जोत 10 हेक्टेयर से अधिक होगा, उसको बड़ा जोत बोलेंगे। बृहद जोत। भारत में भूमि सुधार स्वतंत्रता के बाद भूमि बंदोबस्ती व्यवस्था को सुधारने तथा किसानों के हितों को संरक्षित करने एवं उन्हें कृषि हेतु प्रेरित करने के लिए अधिनियम बनाकर भूमि सुधार कार्यक्रम लाए गए। इसका उद्देश्य क्या था? ऐसे भू संबंध विकसित करना जहां खेती करने वाले ही वास्तविक मालिक हो। भू व्यवस्था में समस्त बाधाओं को दूर करना जिससे शोषण रुक सके। इसका कार्य क्या है? मध्यस्थों का उन्मूलन यानी कि बिचौलियों को जो है ना ख़त्म करना। इसके तहत जमींदारी या उससे जैसी सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया तथा भूमि से संबंध में किसानों का सीधा सरकार से संपर्क हुआ। काश्तकारी सुधार, इसके अंतर्गत लगान का नियमन किया गया। काश्त अधिकारों को संरक्षित किया गया तथा काश्तकारों को भूमि का मालिकाना हक दिलाया गया। कृषि का पुनर्गठन, इसके अंतर्गत कृषि भूमि का पुनर्वितरण किया गया। अधिकतम भूधारण का निर्धारण कर अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों में बांट दी गई। अतिरिक्त चकबंदी के माध्यम से छोटे छोटे जोतों को मिलाकर बड़े चक बनाए गए, जिससे उन पर वैज्ञानिक कृषि की जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी भूमि को भी प्रोत्साहित किया गया। और हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र यानी तेजी से जो था वृद्धि लाकर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक कार्यक्रमों का एक समुच्च था। अमेरिकन यूएसए के एक वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीजों की खोज की। इन बीजों को उचित सुविधाएं एवं संरक्षण मिलने पर इनसे काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता था। इसी कारण बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले एमएस स्वामीनाथन ने मैक्सिको की पद्धति को भारत में भी अपनाने पर बल दिया तथा भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। हरित क्रांति एक पैकेज कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीजों को उर्वरक एवं सिंचाई के माध्यम से पोषण दिया गया तथा कीटनाशकों के माध्यम से इसे संरक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त कृषकों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने हेतु कृषि में मशीनीकरण को भी बढ़ावा दिया गया। प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया तथा 1966 से पूरे देश में लागू किया गया। और द्वितीय यानी सेकेंड हरित
क्रांति में फसलों के दायरे तथा क्षेत्रों में वृद्धि के साथ साथ कृषि पद्धति को संपोषणीय बनाने हेतु कार्बनिक कृषि को अपनाने पर जोर दिया गया। इसमें भूमि इसमें पूर्वी उत्तर भारत सहित अनेक ऐसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया, यानी कि जो है ना पूर्वी और उत्तर भारत के जो भी भूमि होगा उस पर फोकस किया गया, जहां संभाव्यता तो है परंतु यानी कि संभावना तो है परंतु हरित क्रांति सफल नहीं हो पाई थी, जिसमें यानी इसमें जो है दलहन जैसी फसलों के उत्पादन पर भी फोकस किया गया, लेकिन दलहन पर जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था, यानी दलहन पर कोई ज़्यादा उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि नहीं हो पाया था। पॉजिटिव जो है ना व्यू हुआ था गेहूं पर। कृषि वित्त की आवश्यकता अलग अलग समस्याओं के लिए होती है। अल्प अवधि में कृषि लागतों के लिए अल्प अवधि ऋण, 15 माह से कम मशीन आदि खरीदने हेतु मध्य अवधि यानी कि मध्यकाल की अवधि ऋण जो 15 माह से 5 वर्षों हेतु भूमि तथा भूमि अस्थायी सुधार करने, बड़ा निवेश करने आदि जैसी ज़रूरतों के लिए 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दीर्घ अवधि ऋणों की आवश्यकता होती है। कृषि वित्त के स्रोत, संस्थागत स्रोतों में कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यह प्रत्यक्ष तौर पर ऋण न देकर कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं का विनियमन करती है। गैर संस्थागत स्रोत, महाजन, साहूकार, मित्र, संबंधी, जमींदार, व्यापारी आदि स्वतंत्रता के समय इनकी भूमिका काफ़ी अधिक थी। अभी भी कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे है। कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा सरकार है। नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2022 में कृषि वित्त में सर्वाधिक लक्षित योगदान वाणिज्यिक बैंकों का है। इसके बाद सहकारी बैंकों का एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थान है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 से शुरू हुई और इन बैंकों में 50% पूंजी केंद्र सरकार की और 35% पूंजी किसी वाणिज्यिक बैंक तथा 15% पूंजी संबंधित राज्य सरकारों की लगी होती है। यह ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्था है। सहकारी बैंक 3 स्तरीय होते हैं, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। राज्य स्तर पर राज्य सरकारी बैंक होगा, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होगा और स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी शाखा संगठन होगा। राज्य सरकारी बैंक उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि यह शीर्ष दोनों स्तरों के बैंकों का विनियमन करते तथा इनका पुनर्वित्त पोषण करते हैं। नोट, कृषि में दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंकों द्वारा किया जाता है। कृषि एवं खाद्य प्रबंधन आर्थिक समीक्षा जो है 21 से 22 है, यानी कि अभी यही है 21 से 22। बीते 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में तेज़ी से विकास हुआ है। यह क्षेत्र जो कार्यबल पर सबसे बड़ा नियुक्त है, ने देश के सकल मूल्यवर्धन में 18.8% 21 से 22 अंश के साथ वर्ष 20 से 21 में 3.6% तथा 21 से 22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। पशुधन, डेयरी एवं मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्रों में यह वृद्धि इस क्षेत्र में समग्र विकास के प्रमुख संचालक रहे हैं। वर्ष 2014 की एस रिपोर्ट की तुलना में अकेले फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्ति में 22.6% की वृद्धि हुई। हालांकि किसानों की आय के स्रोतों में विविधता दिखाई दी है, यानी कि विविधता मतलब कुछ बदलाव हुआ है। पशुपालन, डेयरी,
तथा मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्र लगातार उच्च विकास वाले क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं। वर्ष 1920 को समाप्त हुए पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15% की CAGR से बढ़ा। यह क्षेत्र कृषि परिवारों के समूहों में आय का एक स्तर स्रोत है जो उनकी औसत मासिक आय का लगभग 15% है। भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य प्रबंधन कार्यक्रमों में से एक का संचालक है। कृषि में वर्धित सकल मूल्य जीवीए अर्थव्यवस्था के कुल जीवीए में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 18% एक दीर्घकालीन प्रवृत्ति है। हाँ, तो अभी देखिए 20 से 21 में बढ़कर 20.2% और 21 से 22 में 21 से 22 में जो है ना 18.8% रह गया। इसी को याद रखना है। नया डाटा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में निवेश। भारत में पूंजी निवेश एवं इसकी विकास दर के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। इस क्षेत्र में उच्च सार्वजनिक एवं निजी निवेश सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रित एवं लक्षित दृष्टिकोण होना चाहिए। किसानों की रियायती संस्थागत ऋण तक के उच्च पहुँच तथा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की अधिक भागीदारी, जिनकी निवेश दरें वर्तमान में कृषि में 2 से 3% तक कम है, कृषि में निजी निवेश को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। कृषि संबंधित उत्पादन वर्ष 20 से 21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, ये पुराना हो गया इसको, तेल क्षेत्र। भारत प्रमुख तिलहन उत्पादक देशों में से एक है। निरंतर उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति के बाद भारत में तिलहन उत्पादन में वर्ष 16 से 17 के बाद से लगातार वृद्धि हुई है। भारत में तिलहन उत्पादन 15 से 16 से 20 से 21 तक लगभग 43% बढ़ा है। हालांकि भारत में तेल उत्पादन अपनी खपत से पिछड़ गया है, जिसके कारण खाद्य तेलों का आयात आवश्यक हो गया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं वनस्पति तेल का नंबर 1 आयातक है। जैसे जैसे विकासशील देशों में शहरीकरण बढ़ता है, आहार संबंधित आदतों एवं पारंपरिक भोजन पैटर्न के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की ओर बढ़ने की उम्मीद होती है, जिनसे वनस्पति तेल की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए भारत में वनस्पति तेल की खपत उच्च जनसंख्या वृद्धि एवं परिणामी शहरीकरण के कारण उच्च रहने की उम्मीद है। इक्कीस से 30 के अनुसार OECD FAO एग्रीकल्चरल आउटलुक 21 से 30 के अनुसार भारत को प्रति व्यक्ति वनस्पति तेल की खपत में 2.6% प्रति वर्ष की वृद्धि को बनाए रखने का अनुमान है, जो 2030 तक 14 किलोग्राम प्रति व्यक्ति तक पहुंच जाएगा, जिससे प्रति वर्ष 3.4% की उच्च आयात वृद्धि की आवश्यकता होगी। भारत सरकार के सभी जिलों में 18 से 19 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से तिलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत मूल्य एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन तथा प्रमाणिक बीजों का वितरण एवं नवीनतम उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज मिनी कीटों का प्रबंधन किया जाता है। देश में खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन यानी पाम ऑयल शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सरकार पहली बार तार के तेल किसानों को ताज़े फलों के गुच्छे के लिए मूल्य आश्वासन देगी, इससे जो है ना व्यवहार्यता मूल्य NBP के रूप में जाना जाएगा, जो किसानों को अंतर्राष्ट्रीय कच्चे पाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव से बचाएगा। भारत में वर्तमान में केवल 3.70 लाख हेक्टेयर में ही
पाम तेल की खेती होती है। अन्य तिलहन फसलों की तुलना में पाम ऑयल प्रति हेक्टेयर 10 से 46 गुना अधिक तेल का उत्पादन करता है और प्रति हेक्टेयर लगभग 4 टन तेल की उपज होती है। आज भी लगभग 98% CGO आयात किया जा रहा है। NMEO-OP को सरकार की एक बड़ी पहल माना जा सकता है। इस योजना का लक्ष्य 25 से 26 तक 11.20 लाख टन एवं 2029 से 30 तक जो 28 लाख टन तक प्राप्त करने का है। और चीनी क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गन्ना एवं चीनी उद्योग कपास के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। यह 5 करोड़ से अधिक किसानों एवं उनके आश्रितों की आजीविका को प्रभावित करता है। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गन्ने का औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 35.5 करोड़ टन है। पिछले कुछ वर्षों में भारत चीनी आधिक के राष्ट्र बन गया है और 10-11 के बाद इसे उत्पादन वर्ष 1617 को छोड़कर खपत से अधिक हो गया है। किसानों के हितों की रक्षा उचित तथा लाभकारी मूल्य द्वारा की जाती है, जो 10 वर्षों की अवधि में दुगुनी हो गई है। कुछ राज्य सरकारें FRP से अधिक स्तरों पर राज्य परामर्श मूल्य की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त गन्ना खरीदने वाली चीनी मिलों को गन्ना आरक्षित क्षेत्र के रूप में ज्ञात एक निर्दिष्ट दायरे के भीतर किसानों से फसल खरीदने के लिए अनिवार्य है। इस तरह गन्ना किसानों का बीमा किया जाता है तथा मूल्य जोखिम से बचाया जाता है। चीनी सीजन 2021 में चीनी सीजन 19-20 के 59.60 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात की तुलना में लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया गया है। मूल्य नीति न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस FCI तय करता है। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालय विभागों के मतों पर विचार करने के बाद 22 अनिवार्य, इसको याद रखिएगा, 22 अनिवार्य कृषि फसलों का MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। 22 अनिवार्य फसलों में 14 खरीफ फसलें शामिल है, यानी सबसे अधिक जो है ना खरीफ है। जैसे धान, जवार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के तेल, तिल, नाइजर सीड, कपास और 6 कितना दोस्तों 6 रबी फसल है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों, कुसुम और 2 व्यावसायिक फसलें जैसे जूट और कपड़ा शामिल है। 14 को खरीफ शामिल है, 6 को रबी, 2 को व्यावसायिक जूट और कपड़ा। इसके अलावा तुरिया और छिलके वाले नारियल के लिए MSP भी क्रमशः रेपसीड और सरसों और कोपरा के MSP के आधार पर तय किया जाता है। फसल विविधीकरण कार्यक्रम मूल हरित क्रांति राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी UP में 13 से 14 से धान के स्थान पर कम पानी आवश्यकता वाली फसलों जैसे तिलहन, दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास आदि की जाती है को स्थानांतरित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना के रूप में लागू किया जा रहा है। 15 से 16 से लागू CDP तंबाकू उगाने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वैकल्पिक फसलों और फसल प्रणाली में तंबाकू की खेती के तहत क्षेत्रों को स्थानांतरित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है।
भारत में फसल विविधीकरण को मूल नीति। हेलो दोस्तों, घटना चक्र चैप्टर 4 के पार्ट 2 जल एवं सिंचाई। जल कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है जो देश में वर्तमान जल उपयोग का लगभग 80% है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश में कुल शुद्ध बुआई की गई क्षेत्र का लगभग 49% है और शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से लगभग 40% नहर प्रणाली के माध्यम से और 60% भूजल के माध्यम से। यानी कि सबसे अधिक की बात किया जाए तो भूजल के माध्यम से होता है 60%। भारत में भूजल विकास का समग्र चरण वार्षिक भूजल ड्राफ्ट और शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता का अनुपात 63% है। यह अनुपात जो भूजल के निष्कर्षण की दर को दर्शाता है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों में बहुत अधिक है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पुडुचेरी 70 से 100% के बीच के अनुपात के साथ मध्यम श्रेणी में आते हैं। इन राज्यों को मध्यम और दीर्घकालीन भूजल पुनर्भरण और संरक्षण योजनाओं दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सूक्ष्म सिंचाई के तहत बढ़ा हुआ आवृत्ति क्षेत्र जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। और मीठी क्रांति, फर्स्ट वीडियो में मैंने हरित क्रांति के बारे में चर्चा किए थे। मीठी क्रांति देश में एकीकृत कृषि प्रणाली के हिस्से के रूप में मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहर मिशन के लिए 3 साल के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन को मंजूरी दी है। मिशन की घोषणा ANB योजना के एक भाग के रूप में की गई थी और NBHM का लक्ष्य मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास के लिए जिसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से लागू किया जा रहा है। 17 दिसंबर 2021 तक NBHM के तहत 88.87 करोड़ रुपये की सहायता के लिए कुल 45 परियोजनाओं को मंजूरी से स्वीकृत किया गया है। स्थिति आकलन सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अपने 77वें दौर में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की भूमि और पशुधन, जोत और कृषि परिवार की स्थिति के आकलन पर एक सर्वेक्षण किया गया। रिपोर्ट सितंबर 2021 में जारी की गई। पशुपालन और डेयरी भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन के क्षेत्र कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। तो पुराना डाटा भर गया हुआ है, नया डाटा देखेंगे। 19 से 20 में पशु क्षेत्र ने कुल जीडीपी का 4.35% योगदान दिया गया। पशुधन क्षेत्र के विकास से दूध, अंडे एवं मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में सुधार हुआ है। डेयरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% योगदान करने वाली सबसे बड़ी कृषि वस्तु है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार देती है। भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है, इसको याद रखिएगा। भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। और आज के बाद किया जाए तो यूपी हो जाएगा और प्रति व्यक्ति के बारे में बोला जाए तो पंजाब हो जाएगा, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। देश में कुल उत्पादन लगभग 6.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 2021 में जो 209.96 मिलियन टन तक पहुंच गया है। 20 से 21 में दूध की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता 427 ग्राम प्रतिदिन
प्रति व्यक्ति था। 2021 के दौरान दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में अंतर्राज्यीय परिवर्तनशीलता दर्शाई गई है और खाद्य और कृषि संगठन कॉरपोरेट सांख्यिकी डाटाबेस उत्पादन डाटा 2020 के अनुसार भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में तीसरे और मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है। देश में अंडा उत्पादन वर्ष 1415 में 78.48 बिलियन से बढ़कर 2021 में 122.11 बिलियन हो गया है। 2021 में प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता 91 अंडे प्रति वर्ष है। देश में मांस उत्पादन वर्ष 1415 में 6.69 मिलियन टन से बढ़कर 2021 में 8.80 मिलियन टन हो गया है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो दुनिया में मानव या पशु टीकाकरण के लिए किया गया है, अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है और पैर एवं मुंह की बीमारी तथा ब्रुसेलोसिस को वर्ष 2030 तक नियंत्रित करने और अंतः उन्मूलन के उद्देश्य से लागू किया गया है और एनवी प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष को वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया था और मत्स्य पालन। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जो वैश्विक उत्पादन का यानी कि विश्व के उत्पादन का 7.56% हिस्सा है। यह देश जीवीए में लगभग 1.24% और कृषि जीवीए में 7.28% से अधिक का योगदान देता है। मत्स्य पालन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2021 में इसके अंतिम 2021 में 145 लाख टन के रिकॉर्ड मछली उत्पादन के साथ 1415 से 10.87% की उत्कृष्ट दोहरे अंकों की औसत वार्षिक वृद्धि का प्रदर्शन किया है। रोजगार के मामले में विशेष रूप से उपेक्षित तथा कमजोर समुदायों के लिए यह क्षेत्र भारत में 28 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का पूर्ति करता है। वर्ष 2021 के दौरान मत्स्य क्षेत्र से निर्यात आय 46,662.85 करोड़ रुपये थी। मौजूदा केसीसी धारकों के लिए क्रेडिट सीमा रुपया 3 लाख है, जबकि मत्स्य पालन के लिए नए केसीसी धारकों की सीमा केवल 2 लाख है। सरकार ने एएनबी पैकेज के एक हिस्से के रूप में मई 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नामक 20,050 करोड़ रुपये की एक नई प्रमुख योजना शुरू की गई। PMMSY के तहत प्रमुख भागीदारी मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, मूल्य श्रृंखला का आधुनिक बनाना और मजबूत करना, मत्स्य पालन और फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे का निर्माण तथा मजबूत मत्स्य प्रबंधन एवं नियमन ढांचे का विकास करना शामिल है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी संचार प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए अधिकतम जल प्रबंधन, मछली उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता और स्वच्छता, बीमा, मूल्यवर्धन, मांग आधारित होर्डिंग तथा विपणन के माध्यम से मूल्य श्रृंखला में लगभग अंतराल को संबोधित करने और हितधारकों के लिए आर्थिक लाभ लाने वाली पहलों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। यह योजना मत्स्य निर्यात को बढ़ाने और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कैच टू कंज्यूमर से स्थिरता और पता लगाने की क्षमता को प्राथमिकता देती है। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना तथा मत्स्य पालन में नवीन उद्यमशीलता उद्यमों और व्यवहार्य व्यवसाय मॉडल के गतिशील विकास को बढ़ावा देना है। यंत्रीकरण भारतीय ट्रैक्टर उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है। भारतीय ट्रैक्टर उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है।
जो वैश्विक उत्पादन का 1/3 है। भारत में कृषि उपकरण बाजार वर्ष 2017 में 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान है और वर्ष 2022 तक इसके 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने की उम्मीद है। ट्रैक्टर बाजार 2022 तक 7% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। कृषि में अनुसंधान एवं विकास की भूमिका। अनुसंधान से पता चलता है कि कृषि अनुसंधान एवं विकास पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया उर्वरक सब्सिडी 0.88, बिजली सब्सिडी 0.79 या सड़कों 1.10 पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये पर प्रति फल की तुलना में बेहतर प्रतिफल 11.2 देता है। इसीलिए कृषि पर अनुसंधान एवं विकास खर्च बढ़ाना न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है बल्कि सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 2019 से 20 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र लगभग 11.18% के औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। इसी क्षेत्र ने वर्ष 11 से 12 की कीमतों पर 19 से 20 में विनिर्माण क्षेत्र में GVA का 9.87% तक का प्रदर्शन किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 17 से 18 में सभी पंजीकृत कारखाने क्षेत्र में उत्पादन रोजगार में 12.38% की हिस्सेदारी वाले प्रमुख रोजगार गहन क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 17 से 18 के नवीनतम वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अनुसार पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या 19.33 लाख थी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का अनौपचारिकरण ANB मिशन के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 20 से 25 की अवधि में 10,000 करोड़ के मूल परिव्यय के साथ एक नई केंद्र प्रायोजित योजना। इस योजना के तहत मंत्रालय द्वारा 35 राज्य के शासित प्रदेशों के यानी कि 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के 710 जिलों में 137 विशिष्ट उत्पादों के लिए कि जिला एक उत्पाद की स्थिति को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना अम्ब्रेला सेंट्रल सेक्टर स्कीम PMKSY के तहत मंत्रालय विभिन्न घटक योजनाओं को लागू कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ एक में मेगा फूड पार्क, 2 में इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लीकेज का निर्माण, 5 में खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण या विस्तार, 6 में ऑपरेशन ग्रीन्स और 7 में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम। सरकार ने अब 2025 तक पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाने के लिए 20% एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य निर्धारित किया है। यह अनुमान है कि वर्ष 2022 के दौरान 10% मिश्रण लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।